नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिलचस्प फ्लाइट क्रैश की सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जिसमें कम्युनिकेशन फेलियर और छोटी सी कंफ्यूजन के कारण 35,000 फीट की ऊंचाई पर दो प्लेन एक दूसरे से टकराकर क्रैश हो गए, जिसमें 71 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तारीख थी 1 जुलाई 2002। मॉस्को के डोमोडेडेवो एयरपोर्ट बास्किरियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 2927 अपने निर्धारित समय रात के 8:48 में मॉस्को से बार्सिलोना जाने के लिए रवाना हुई। फ्लाइट में 60 पैसेंजर्स के साथ 9 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस फ्लाइट में ज्यादातर पैसेंजर्स बच्चे होते हैं। तकरीबन 60 पैसेंजर्स में से 45 पैसेंजर्स बच्चे ही थे। इस फ्लाइट को तकरीबन 3000 किलोमीटर हवाई सफर करके मॉस्को से बार्सिलोना जाना था। फ्लाइट को यह सफर 4 घंटे 20 मिनट में पूरी करनी थी। प्लेन के ज्यादातर पैसेंजर्स बच्चे थे, इसलिए प्लेन के अंदर काफी खुशी का माहौल था। फ्लाइट की उड़ान भरने के 2 घंटे और 18 मिनट के बाद यानी कि रात के 11:06 पर यह प्लेन स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में एंटर करता है। स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस को एक प्राइवेट एयर स्पेस कंपनी स्काई गाइड कंट्रोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ DHL 611 नाम की एक फ्लाइट बरगामो से ब्रुसेल जाने के लिए रात के 11 बजे उड़ान भरती है। DHL इंटरनेशनल एविएशन एमी के द्वारा ऑपरेट होने वाली DHL ES 611 नाम की यह एक कार्गो सर्विस फ्लाइंग प्लेन थी। DHL ES 611 नाम के इस फ्लाइट को ऑपरेट करने वाले ब्रिटिश कैप्टन पॉल फिलिप्स थे, जिन्हें 20,000 आवर का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर ब्रेंट कैंपियोनी थे। 1 जुलाई 2002 स्काई गाइड के ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम में सुबह का एयर ट्रैफिक का शेड्यूल काफी व्यस्त था, लेकिन रात होते होते एयर ट्रैफिक पूरी तरह से खाली हो चुका था। स्काई गाइड कंट्रोल सेंटर की घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। इस कंट्रोल सेंटर में प्लेन की लैंडिंग और उड़ान भरने की इंस्ट्रक्शन के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में 2 लोग मौजूद थे, पीटर नीलसन और दूसरा उनका एक साथी। रात के 11 बजे एयर ट्रैफिक कम होने की सूचना मिलने के बाद पीटर नीलसन का साथी हर दिन की तरह आज भी इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी पीटर को देकर डिनर के लिए निकल गया। इसके बाद इस बड़े से एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक का कंट्रोल केवल पीटर नीलसन के हाथों में आ गया। इनकी यह छोटी सी गलती इतिहास के एक अजीबोगरीब प्लेन क्रैश की कहानी लिखने वाली थी। एक साथी के चले जाने के बाद अब 2 वर्क स्टेशन और 2 रडार को संभालने की जिम्मेदारी एक अकेले इंसान पीटर नीलसन के हाथों में आ जाता है। पहले वर्क स्टेशन के रडार में एयर ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही थी, वहीं दूसरे वर्क स्टेशन के रडार में इस एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन की मॉनिटरिंग की जा रही थी। ठीक उसी समय रात के लगभग 11:06 पर बास्किरियन एयरलाइंस फ्लाइट 2937 60 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर के साथ ऑस्ट्रेलिया के हवाई क्षेत्र में 36,000 मीटर ऊंची एल्टीट्यूड पर अपनी उड़ान भर रही थी। इस फ्लाइट पर बैठे सभी पैसेंजर्स को अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। अगर एयरप्लेन अपनी इसी स्पीड और बिना किसी गड़बड़ी के इसी रफ्तार में उड़ती रहती तो प्लेन में बैठे पैसेंजर्स कुछ घंटों में अपने परिवार और दोस्तों के पास होते, लेकिन शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के लगभग 11:10 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे पीटर नीलसन को रेडियो पर सूचना दी जाती है कि इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टावर में लगे मेन रडार सिस्टम को मेंटेनेंस पर्पस से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल भरा काम होता है, इसलिए ATC सेंटर में एक बैकअप सिस्टम दिया जाता है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब मेन रडार सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है। इस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। मेन रडार सिस्टम को मेंटेनेंस की सूचना मिलने के बाद पीटर नीलसन ने अपने बैकअप सिस्टम को ऑन कर दिया। अब तक सब कुछ पीटर नीलसन के कंट्रोल में था। वहीं दूसरी तरफ 11:06 पर फ्लाइट DHL 611 बरगामो से ब्रुसेल जाने के लिए रात के अंधेरे में ही उड़ान भरती है और कुछ ही समय बाद एयरप्लेन पीटर नीलसन के एयर स्पेस के रडार में पहुंच जाती है। इस एयर स्पेस में 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए पायलट पीटर नीलसन से परमिशन मांगता है। इस समय पीटर वर्क स्टेशन को अकेले ही संभाल रहे थे, इसलिए उन्होंने 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को चेक करने लगे और यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि क्या 36,000 की फीट की एल्टीट्यूड पर कोई और प्लेन तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो DHL 611 क्रैश हो सकता था।
लेकिन तभी दूसरे वर्क स्टेशन के रडार पर एक डिले एयरबस फ्लाइट AEF 1135 शो होता है। लेकिन इस समय पीटर पहले वर्क स्टेशन के रडार पर DHL 611 के लिए एयर ट्रैफिक चेक कर रहे थे, इसलिए वो AEF 1135 को नोटिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फ्लाइट AEF 1135 का पायलट पीटर से कम्युनिकेट करके अपने फ्लाइट को लैंड कराने की परमिशन मांगता है। लेकिन पीटर दूसरे वर्क स्टेशन के रडार को चेक किए बिना AEF 1135 को लैंडिंग की परमिशन नहीं दे सकते थे, इसलिए वो पहले वर्क स्टेशन को छोड़कर दूसरे वर्क स्टेशन के रडार सिस्टम के पास चले जाते हैं और इस तरह पीटर पर अकेले 2 फ्लाइट को हैंडल करने की जिम्मेदारी आ जाती है। पीटर अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए दूसरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन रडार सिस्टम के मेंटेनेंस के कारण वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिर उनका ध्यान AEF 1135 की लैंडिंग की टाइमिंग पर जाता है, जिसकी लैंडिंग में अभी भी 10 मिनट का समय लगने वाला था। इसलिए वो फिर से उठकर अपने पहले रडार सिस्टम पर आकर DHL 611 के लिए एयर ट्रैफिक चेक करने लगते हैं और अपनी कैलकुलेशन के बाद DHL 611 को 36,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ने की परमिशन दे देते हैं। इस कंफर्मेशन के बाद DHL 611 के पायलट अपनी प्लेन को 36,000 फीट पर लेकर चले जाते हैं। सबसे खतरनाक और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि पीटर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके एयर स्पेस में बार्सिलोना के लिए रवाना हुई फ्लाइट 2937 भी 36,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ही उड़ रही है। और इस तरह बेखौफ दोनों प्लेन के कैप्टन और पायलट तेज गति से मौत की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि DHL 611 और फ्लाइट 2937 दोनों सेम एल्टीट्यूड पर 44 किलोमीटर दूर एक दूसरे के आमने सामने साउंड की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। इस खतरनाक प्लेन क्रैश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 36,000 फीट पर उड़ने वाले इन दोनों प्लेन का एयर रूट एक दूसरे से क्रॉस कर रहा था। जिस स्पीड से ये दोनों प्लेन एक दूसरे के रास्ते में आ रहे थे, वो एक खतरनाक प्लेन क्रैश का हादसा बनने वाला था। अगर दोनों प्लेन की एयर रूट का सही कैलकुलेशन किया जाता तो यह प्लेन स्विट्जरलैंड के ऊपर 2 मिनट के अंदर क्रैश होने वाला था। लेकिन इस प्लेन क्रैश की भयानक और खतरनाक घटना का अंदाजा पीटर को महज 45 सेकंड पहले पता लगता है। लेकिन अब इतनी देर हो चुकी थी कि सब कुछ ठीक करना नामुमकिन था। इस अनकंट्रोल्ड सिचुएशन का पता चलते ही पीटर नील्सन ने तुरंत फ्लाइट 2937 के पायलट से कांटेक्ट करता है और उसके पायलट को अपनी जहाज का एल्टीट्यूड डाउन करने का इंस्ट्रक्शन पास करते हुए कहता है कि उन्हें अपने फ्लाइट का लेवल 360 से घटाकर 350 तक लेकर आना चाहिए। प्लेन को इंस्ट्रक्शन देने के कुछ सेकंड बाद ही फ्लाइट 2937 का ट्रैफिक कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम जोरदार बीप के साथ बजने लगता है। ट्रैफिक कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम एक रडार होता है। ये रडार एंटीना के माध्यम से अपने अगल बगल के एरिया को स्कैन करके यह पता लगाता है कि अगल बगल या ऊपर नीचे कोई दूसरा जहाज तो नहीं है, और अगर है तो वो किस दिशा में जा रहा है या वो कितनी ऊंचाई पर है। अगर एयर स्पेस में 2 जहाज लगभग 40 नॉटिकल मील के एरिया में आ जाते हैं तो TCS सिस्टम में लगा कंप्यूटर प्लेन की एल्टीट्यूड, स्पीड और हेडिंग के अनुसार अपनी कैलकुलेशन के बेस पर पायलट और कैप्टन को बताता है कि दोनों जहाज कहां जाकर एक दूसरे से टकराएंगे। साथ ही यह सिस्टम ऑटोमेटिक पता लगाता है कि जहाज के एक दूसरे से टकराने की संभावना तो नहीं है, और इस तरह यह सिस्टम जहाज को एक दूसरे से टकराने से रोकने के लिए पायलट की मदद करता है। फ्लाइट 2937 की TCS सिस्टम जोरदार बीप के साथ पायलट को खतरे की सूचना देते हुए बताता है कि उनके प्लेन के सेफ जोन में कोई दूसरा प्लेन इंटर करने वाला है, इसलिए प्लेन को सुरक्षित रखने के लिए उसके एल्टीट्यूड को हाई करने की वार्निंग देता है। TCS सिस्टम की इस वार्निंग के बाद फ्लाइट 2937 का पायलट पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नील्सन के अनुसार उसे अपनी एल्टीट्यूड डाउन करने का इंस्ट्रक्शन मिला होता है, लेकिन TCS सिस्टम के बीप अलर्ट के अनुसार उसे प्लेन को एल्टीट्यूड हाई करने का अलर्ट मिलता है। इस कंफ्यूजन में फ्लाइट 2937 का पायलट कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर से पीटर नील्सन से कांटेक्ट करके कंफर्म करता है कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में पीटर नील्सन TCS सिस्टम के अलार्म वार्निंग को नकारते हुए उन्हें डाउन एल्टीट्यूड में जाने को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके बाद फ्लाइट 2937 का पायलट अपने प्लेन को नीचे लाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इस एयर स्पेस में उड़ रहे DHL 611 फ्लाइट का TCS सिस्टम भी बीप करना शुरू कर देता है और TCS सिस्टम इसके पायलट को फ्लाइट को डाउन एल्टीट्यूड में ले जाने का इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन इस बार DHL 611 फ्लाइट का पायलट बिना पीटर नील्सन से कांटेक्ट किए ही
TCS सिस्टम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपनी फ्लाइट DHL 611 को डाउन एल्टीट्यूड में ले जाना शुरू कर देता है। इसका मतलब साफ था कि फ्लाइट 2937 पीटर निल्सन के इंस्ट्रक्शन पर और DHL 611 TCS सिस्टम के इंस्ट्रक्शन पर दोनों अपने अपने प्लेन को एक साथ नीचे लाना शुरू करते हैं। और जब पीटर निल्सन ये कंफर्म होते हैं कि फ्लाइट 2937 अब उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए डाउन एल्टीट्यूड में आ रही है, तो वो निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक उनकी कम्युनिकेशन फ्लाइट 2937 के साथ बनी हुई थी, जिसके कारण उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है कि DHL 611 ने TCS सिस्टम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपने प्लेन को डाउन एल्टीट्यूड में लेकर जा रहे हैं। ऐसा होने के बावजूद भी इस प्लेन क्रैश को टाला जा सकता था, क्योंकि इस ATC सेंटर के मेन रडार सिस्टम में एक विजुअल अलार्म डिवाइस सिस्टम था, जो ऐसी सिचुएशन में रेड सिग्नल के साथ वार्निंग देना शुरू कर देता है और बताता है कि दो प्लेन एक ही एल्टीट्यूड पर उड़ रहे हैं, जिससे दोनों प्लेन क्रैश हो सकते हैं। लेकिन अब तक मेन रडार सिस्टम मेंटेनेंस मोड पर था और पीटर निल्सन बैकअप सिस्टम पर ही एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं लगी कि दोनों प्लेन तेजी से हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी भी दोनों फ्लाइट के पायलट को TCS सिस्टम की लगातार वार्निंग मिल रही थी। लेकिन जब दोनों प्लेन काफी नजदीक आने लगते हैं, तब एक बार फिर से पीटर निल्सन की नजर रडार पर पड़ती है और वो पाते हैं कि दोनों फ्लाइट एक दूसरे से क्रैश होने वाली है। लेकिन क्रैश होने के कुछ सेकंड पहले ही वो जल्दी से फ्लाइट 2937 के पायलट से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि DHL 611 फ्लाइट उनके राइट साइड से उनकी तरफ तेजी से आ रही है। ATC से मिली इस इंफॉर्मेशन की पुष्टि के लिए फ्लाइट 2937 का पायलट अपनी राइट साइड वाली विंडो से बाहर देखता है, तो उसे कोई प्लेन आते दिखाई नहीं देती है। लेकिन यहाँ एक बार फिर से पीटर निल्सन ने फ्लाइट 2937 के पायलट को गलत इंफॉर्मेशन पास की थी, क्योंकि DHL 611 प्लेन 2937 फ्लाइट के राइट साइड से नहीं बल्कि लेफ्ट साइड से आ रही थी। 2937 फ्लाइट के पायलट और कैप्टन के होश उड़ गए जब उनकी नजर अपने फ्लाइट के लेफ्ट साइड पड़ी और अपने लेफ्ट साइड से मौत बनकर आ रहे DHL 611 को देखकर 2937 फ्लाइट के पायलट ने अपने प्लेन और अपने पैसेंजर्स को बचाने के लिए प्लेन को तुरंत हाई एल्टीट्यूड पर ले जाने लगे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इतनी हाई स्पीड से नीचे उतर रही प्लेन को केवल 3 सेकंड में ऊपर के डायरेक्शन में लेकर जाना लगभग नामुमकिन था। और 11:35 और 32 सेकंड बाद 35,090 फीट की ऊंचाई पर दोनों प्लेन एक दूसरे से टकरा गए, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे जर्मनी शहर के ऊपर 60 पैसेंजर्स को बार्सिलोना लेकर जाने वाली फ्लाइट 2937 के चिथड़े उड़ गए। यह खतरनाक प्लेन क्रैश इतना खतरनाक था कि इस प्लेन में सफर करने वाला एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाया। इस प्लेन में सवार 60 पैसेंजर्स के साथ साथ क्रू मेंबर भी मारे गए। लेकिन DHL 611 एक बोइंग प्लेन था, इसलिए उसकी मजबूती अधिक होने के कारण उसकी केवल टेल टूट गई और बैलेंस बिगड़ने के कारण 2 मिनट बाद जंगली इलाके में जाकर क्रैश हो गई। लेकिन DHL 611 के पायलट और कैप्टन को इस प्लेन क्रैश होने का अंदाजा पहले ही लग चुका था, इसलिए उन्होंने प्लेन को कुछ इस तरह से क्रैश कराया जिसमें यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी। इस प्लेन के पायलट और कैप्टन की सूझबूझ और कोशिश के कारण DHL 611 में सफर कर रहे 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों की जान बचा ली गई। इसके बावजूद जर्मनी के ऊपर हुए इस 2 प्लेन क्रैश हादसे में लगभग 71 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद इस प्लेन हादसे में हुई गलती को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनाई गई। इस घटना की जांच 3 देशों की कमेटी स्विट्जरलैंड, रूस और बहरीन के द्वारा की गई। इस घटना को लेकर इन तीनों देशों की अपनी अपनी अलग राय थी, जिसमें बहरीन देश की कमेटी का कहना था कि जिस कंपनी ने नील्सन को ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रखा था वही इस घटना का जिम्मेदार था, क्योंकि नील्सन पर वर्कलोड अधिक होने के कारण वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संभाल नहीं सका। वहीं स्विट्जरलैंड और रूस इनकी बातों से असहमत थे, क्योंकि स्विट्जरलैंड की कमेटी मेंबर का मानना था कि इस प्लेन हादसे के लिए फ्लाइट 2937 के पायलट दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने नील्सन के इंस्ट्रक्शन को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया। अंत में इस प्लेन क्रैश हादसे का जिम्मेवार एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्काईलाइन और उसके सिस्टम फेलियर के साथ साथ पीटर निल्सन को बताया गया। यह पूरी कहानी खत्म होने के बाद फरवरी 2004 में इस प्लेन हादसे में मारे गए 3 विक्टिम्स के पिता और पति ने पीटर निल्सन की हत्या कर दी। खैर, इस सच्ची घटना को सुनने और समझने के बाद आप किसकी गलती मानते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।